इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फेसबुक पर भी आप लाइव जुड़े हुए हैं और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट क्लास, जिसका कि टारगेट है सीईटी के एग्ज़ाम होने तक मैक्सिमम चीज़ें एक इंट्रोडक्शन की हर बच्चे को मिल जाए कि टॉपिक्स किस तरह से पूछे जाते हैं, क्या कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं या क्या कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए, अभी सीईटी में प्रीवियस ईयर तो बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि एक ही बार हुआ है, लेकिन सीईटी के पैटर्न की अगर बात करें, पिछली बार की अगर बात करें तो उसमें लगभग कई सारे सब्जेक्ट्स कवर किए गए थे। तो ये एक उम्मीद बंधती है कि अगर उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे तो वही सब्जेक्ट्स फिर से आएंगे। जैसे मैथमेटिक्स है, हर एक एग्जाम में आना है, स्टेट लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो, अमूमन बच्चे के बौद्धिक विकास का पता इस मैथमेटिक्स और रीजनिंग से ही चलता है। तो ये रटे भी नहीं जा सकते हैं, तो मैथ्स रीजनिंग तो आना ही आना है। लैंग्वेजेस भी अमूमन आती हैं, हिंदी इंग्लिश, चाहे आप हरियाणा में देख लीजिए एग्जाम्स को, दिल्ली में देख लीजिए DSSB का, यूपी में देख लीजिए, लैंग्वेज तो आनी ही आनी होती है। कहीं इंग्लिश आ जाती है, कहीं हिंदी, कहीं दोनों भी आ जाती हैं। तो हरियाणा में हिंदी इंग्लिश अब तक जितने एग्जाम्स हुए हैं उन सब में आई हैं, चाहे वो HSSC ने लिए हों, चाहे सीईटी का कंडक्ट हुआ हो। तो ये मान के चलें कि हिंदी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग ये कंपलसरी हैं। इसके बाद आता है जीके। जीके का मतलब होता है साइंस प्लस सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज का मतलब पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। अब उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ सकती है, नेशनल हिस्ट्री भी आ सकती है, एंशियंट भी आ सकती है, मिडिएवल भी आ सकती है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। उसी में फिर साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसका मतलब जीके कहने को तो बस दो अक्षर हैं, जी और के, लेकिन एक्चुअल में जीके बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ये किसी को नहीं पता, ना टीचर्स को ना स्टूडेंट को, कहाँ एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आएंगे। लेकिन एक होता है कि इसके इर्द गिर्द तैयारी कर लेनी चाहिए, वही टीचर्स कराते हैं और वही स्टूडेंट्स को कर लेनी चाहिए। अब जैसे ये तो बेटा महासागर है, महासागर तो क्रॉस नहीं हो सकता ना, लेकिन महासागर में ये तो आइडिया हो हमें कि इस पॉइंट पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ सकते हैं, तो हम वैसी तैयारी कर लें। सब कुछ तो कभी किसी को आ ही नहीं सकता। हम टीचर्स जो पढ़ाते हैं बहुत सारी चीज़ें हमें भी नहीं आती, लेकिन अपना पेपर पास करने लायक इतना ज़रूर कर सकता है हर बच्चा कि सब कुछ ना सीखे पर उतना सीख ले जिससे उसकी नौकरी पक्की हो जाए। तो जीके में थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो स्टेट जीके हरियाणा जीके और एक नेशनल जीके भी इसमें खूब आती है। इन दोनों की प्रतिशतता बाकी सबसे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से जीके पर डेली काम करना चाहिए। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप 4 दिन में रट डालेंगे। इसकी भी एक अंडरस्टैंडिंग जिसकी होगी, जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, जिसको बेसिक बातें पता होंगी, भाई भारत क्या है, किस तरह से वर्ल्ड में कंट्रीज़ काम करती हैं, जैसे UNO क्या है, या यूरोपीय यूनियन क्या है, आसियान क्या है, सार्क क्या है, G7 क्या है, G20 क्या है। अब इनके रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं होती, कॉन्सेप्ट होते हैं ये, इनको अगर आप समझेंगे तो ये बेहद आसान है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं सीईटी का एक तरह से स्पेशल, कि सीईटी जिसको तैयार करना है वैसे ये काम आएगा बेटा हर जगह। तुम DSSB का एग्जाम दोगे तो भी तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तुम रेलवे का एग्जाम दोगे वहां भी क्वेश्चंस मिलेंगे, RRB NTPC में दोगे, तुम SSC GD का दोगे, जो पेपर दोगे उन सब में ये क्वेश्चन आएंगे। पर अभी फिलहाल में हम बात जो करेंगे, क्योंकि वो सामने और बड़ा टारगेट है, तो सीईटी की फर्स्ट क्लास मान के इसको पढ़ते हैं। मैंने पिछले कम से कम 20 क्लासेस पढ़ा दी हैं स्टैटिक जीके की। जिसका इंटरेस्ट हो वो वहां जाके पढ़ सकता है। और उसी सीरीज में आज से सीईटी स्पेशल बैच शुरू कर रहे हैं। तो सीईटी में आज बातचीत क्या करेंगे, आज हम बात करेंगे, देखिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में चलिए, जो मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगी वो एक इम्पॉर्टेंट ना लोगों से जुड़े हुए स्थल आते हैं एग्जाम में। जैसे किसी का जन्म कहीं पर हुआ, बड़ी हस्ती का, किसी की डेथ कहीं हुई, किसी ने लाइफ की अचीवमेंट्स कहीं कहीं हासिल की। जैसे इसमें जो मैंने जो PPT लगवाई है उसमें कुछ कैरेक्टर्स जिसको आप सभी जानते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध है, तो हर बच्चे को पता है कि महात्मा बुद्ध इंडिया में एक इंसान के रूप में थे, लेकिन आने वाली जनरेशन ने उनको भगवान के रूप में पूजना शुरू किया और वो एक धर्म बन गया, बौद्ध धर्म। ऐसे ही महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर थे, 24 में से जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा एक स्टैंड मजबूत बना दिया था जैन धर्म का। तो जैनी आप देखिए, आपके आसपास कितने ही सारे लोग हैं जो जैन धर्म को मानते हैं।
जैनी कहलाते हैं। ऐसे ही अगर वर्ल्ड की बात करें तो एक आदमी था सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसका कि नाम अलेक्जेंडर द ग्रेट किसी ने नहीं रखा, उसने खुद ही रखा था। कितनी मजाक की बात है, देखो अपने नाम के आगे अलेक्जेंडर द ग्रेट, पर ऐसे ही नहीं है, ऐसे तो कोई भी रख लेगा। इसके पीछे का लॉजिक था, उसने एक बहुत बड़ा युद्ध जीता था, उसके सामने जो राजा था डेरियस या दारा, वो कहते हैं बहुत बड़ी फौज लेकर आया था, और इसकी फौज उसके सामने बहुत छोटी थी। 40 गुना बड़ी फौज के साथ डेरियस या दारा आया था, और इसने यंग नौजवान लड़के ने उस एक्सपीरियंस्ड आदमी की उस बड़ी ताकतवर फौज को हरा दिया था। और वहां उस युद्ध, उसको बोलते हैं गोगय बेला का युद्ध, उस युद्ध में इसके नाम के आगे जुड़ा था कि ये अलेक्जेंडर द ग्रेट। इसने खुद कहा था कि मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूं, यानी हम हिंदी में कहें तो सिकंदर महान। और जब भी हम किसी अपने ताकतवर राजा को कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं ये भारत का नेपोलियन या भारत का सिकंदर। तो ये जो ये भारतीय सिकंदर, ये जो कंपैरिजन होता है ना, ये हमेशा फेमस और जिनका पॉजिटिव सेंस में बड़ा नाम हो उन्हीं के साथ किया जाता है। ठीक है, इसमें पीपीटी नहीं चल रही है, देखो जरा एक बार। नहीं तो तुमने पहले चेक की थी, देख लो एक बार। दिस वन, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो आज हम शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का वो पोर्शन जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बेटा स्टैटिक जीके को ना बहुत लोग सोचते हैं कि रट के आ जाएगी, रट के नहीं आएगी। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है तो आप कैसे रटोगे। तो स्टैटिक जीके इसलिए टफ लगती है, पेपर बहुत ज़्यादा बनते हैं पूरे देश में, इतने सारे एग्जाम्स होते रहते हैं, तो ये मान के चलें कि वहाँ कुछ भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, अब ये सब बड़े बड़े लोग हैं और इन सब की लाइफ में इन कुछ जगहों की इंपॉर्टेंस है। तो आज शुरू कर रहे हैं टॉपिक प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान, कि किसका जन्म या किसकी मौत या किसके लिए इंपॉर्टेंट कोई जगह थी। पहला नाम देखो, कपिल वस्तु गौतम बुद्ध। हम सभी को पता हो महात्मा बुद्ध यही गौतम बुद्ध है, और महात्मा बुद्ध की लाइफ की जब भी बात आएगी तो आपको कुछ बेसिक सी बातें मैं बता देती हूँ, वो आपकी बड़ी हेल्प करेंगी चीज़ों को समझने में। महात्मा बुद्ध जो है ना, ये एक बड़ी सी टेरिटरी हुआ करती थी जिसको कहते थे मगध। ये पूरी हिस्ट्री है बेटा, तो इसका मोटे मोटे तरीके से मैं बता दूं, आपको आसान दिखेगा। मगध के इस तरफ एक टेरिटरी थी जिसका नाम था अवंती। मगध के ऊपर यहाँ हुआ करता था वज्जी जिसकी राजधानी थी वैशाली, और इस तरफ हुआ करता था कौशल, और इस कौशल की ही प्रॉपर्टी का हिस्सा था कपिलवस्तु। तो कपिल वस्तु का मतलब इससे समझ लेना, इसके साथ लगती प्रॉपर्टी। ठीक है, इस कपिल वस्तु में शाक्य थे, एक वंश था शाक्य वंश। उस वंश में पैदा हुए थे शुद्धोधन नाम के एक राजा के घर में एक राजकुमार का जन्म हुआ। एक्चुअली जन्म वहां भी नहीं हुआ, शुद्धोधन की शादी हुई थी एक कोलिय इसकी थी वंश की, रामगाम की कोलिय कन्या, उनके घर शादी हुई। तो वो जब महात्मा बुद्ध का एक बच्चे के रूप में सिद्धार्थ का जन्म होने वाला था, वो अपने ससुराल से अपने घर, अब उनका घर कहाँ है, ये जो प्रॉपर्टी मैं बता रही हूँ ना, आज की डेट में अगर सोचें ये प्रॉपर्टी है किसी की, तो ये बिहार का हिस्सा है। बिहार, एमपी और ये सारा यूपी के आसपास का इलाका जो मैंने ड्रॉ किया है। अब इस कपिल वस्तु के ऊपर की तरफ एक टेरिटरी है जिसको आज तुम कहते हो नेपाल। उस टाइम पर नेपाल की तराई में एक जगह हुआ करती थी, आज उसका नाम है रुम्मनदेई, तब उसका नाम था लुम्बिनी। तो लुम्बिनी पूछें तो ये लुम्बिनी इलाके का नाम है, नेपाल के तराई का इलाका है, जो निचला इलाका है ना नेपाल का तराई वाला, उसे कहते हैं नेपाल के तराई में लुम्बिनी। और लुम्बिनी का ही नाम अब की डेट में अगर कहें तो नाम बदल गया रुम्मनदेई। यहाँ इनके नाना की तरफ इनकी माता जी जा रही थी, राजा की पत्नियां तो ऑब्वियस सी बात है कि नौकर चाकर सब तरह के लोग चलते होंगे, साथ साथ जा रहे थे, एक बड़ा जैसे होता है ना भव्य तरीके से पालकी में। तो रास्ते में इनका बेटे का बर्थ हो गया, आम के बाग में, आम्र कुंज में बच्चे का जन्म हुआ, और यही बच्चा आगे जाके सिद्धार्थ, इनके पिताजी ने नामकरण कराया तो सिद्धार्थ। और फिर इसी ने जो बहुत मेहनत की, 29 साल तक अपने पिताजी के घर रहा, फिर सब घर त्याग दिया, और फिर कैसे कैसे जीवन के अलग अलग चीज़ों को देखा, जाना, समझा, मेडिटेशन, योगा, बहुत ज़्यादा अभ्यास किया, और तब जाके इनको ज्ञान की, मोक्ष की, एक तरह में जीते जी मोक्ष की प्राप्ति की, परिनिर्वाण की प्राप्ति होगी, निर्वाण की बेसिकली, फिर महापरिनिर्वाण की। और महात्मा बुद्ध जो हैं उनसे जुड़े कुछ स्थल आएंगे, जिनमें से एक का नाम है कपिलवस्तु कौशल, इसी की प्रॉपर्टी का हिस्सा है, और इनका जन्म हुआ है नाना के घर जाते टाइम बीच में, जिस जगह का नाम है रुम्मनदेई लुम्बिनी। सबसे ज्यादा ये अपने ही इलाके में, कोई भी आदमी का लगाव हमेशा अपने इलाके में होता है, तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, कौशल में। कौशल की राजधानी क्या थी, श्रावस्ती। ये 1 मार्क में कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन लिखा हुआ कहीं भी नहीं मिलता, तो इसको ध्यान से सुनना।
महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए श्रावस्ती में। श्रावस्ती क्या है? श्रावस्ती एक जगह का नाम है। किसकी जगह है ये? कौशल की राजधानी का नाम है। कौशल की ही टेरिटरी है कपिलवस्तु। तो सबसे ज्यादा उपदेश, सबसे ज्यादा शिष्य और सबसे पहला वर्षावास, जब 1 साल तक एक जगह रहे थे ना ज्ञान प्राप्ति के बाद, वो सब आंसर श्रावस्ती के साथ जाएंगे। तो सबसे ज्यादा शिष्य पूछे, सबसे ज्यादा उपदेश पूछे, पहला वर्षावास पूछे, तो टिक करके आना है श्रावस्ती, कौशल की राजधानी। ठीक है। महात्मा बुद्ध इसी टेरिटरी में ज्यादा घूमे, इसी का पार्ट आ जाएगा आगे यहाँ उरुवेला, फिर बोध गया, सारनाथ, काशी, ये सब इंपॉर्टेंट जगह है। उरुवेला में उन्होंने 6 साल तक तपस्या की थी 5 ब्राह्मणों के साथ। फिर किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो गया, अलग अलग डायरेक्शंस में चले गए, 5 एक तरफ चले गए सारनाथ में और अकेले ये चले गए बोध गया में। बोध गया में अकेले तपस्या की और इसको ईश्वरीय कृपा कह लो, बाय चांस की बात कह लो। 6 साल तपस्या करते करते ज्ञान नहीं मिला, लेकिन फिर जब अकेले गए ना तो पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं, निरंजना नदी के तट के किनारे बैठे हुए थे। पुनपुन नदी उसी का नाम है, निरंजना या पुनपुन, एग्जाम में आती है ये, इसलिए बता रही हूँ। बैठे बैठे वहां मेडिटेशन करते करते ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बुद्ध कहलाए कि भाई सब कुछ समझ में आ गया, लाइफ क्या है, लाइफ के बाद क्या होता है, आत्मा क्या, और ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो वहां से फिर इनको ज्ञान की प्राप्ति, यानी लड़के थे ये कपिलवस्तु के। कपिलवस्तु किसकी टेरिटरी का हिस्सा है? कौशल का, जिसकी राजधानी श्रावस्ती। वहां से ये निकले, अपना घर त्याग कर, किसी को बता के नहीं गए। फिर ये गए वज्जी यहाँ पर, यहाँ से फिर इनको पहला टीचर मिला था आलार कलाम। फिर यहाँ से गए यहाँ, इनको दूसरा टीचर मिला रुद्रक रामचंद्र। यहाँ से ये गए थे छोटे इलाके में जिसका नाम है उरुवेला। यहाँ इन्होंने 6 साल तक तपस्या की थी और उस तपस्या का कोई फल तब तो नहीं दिखा, लेकिन उरुवेला से आगे फिर ये गए बोध गया में। बिहार की बेल्ट हो गई ये सारी, ये सब बिहार की बेल्ट। बोध गया में जाके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। बैसाख पूर्णिमा का दिन था और देखो कितनी अजीब बात है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी पूर्णिमा के दिन हुई, इनकी मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन हुई। इनकी लाइफ के जितने बड़े इंसिडेंट है ना वो सारे के सारे पूर्णिमा के दिन। तो इसलिए बैसाख पूर्णिमा बड़ी इंपॉर्टेंट है जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म को मानते हैं। तो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। फिर एक जगह आती है जिसका नाम है सारनाथ, यहाँ इन्होंने पहला उपदेश दिया। मैंने इसमें आपको 5 से 7 क्वेश्चन बता दिए जो एग्जाम में आ सकते हैं, क्या पता किसी सेट में क्या आ जाए। अगर जन्म कहेंगे तो लुम्बिनी नेपाल रुम्मनदेही में पूछेंगे, पिताजी की तरफ तो कपिलवस्तु शाक्य, तभी तो शाक्य मुनि कहलाते हैं। पहला टीचर कहाँ मिला तो वज्जी में आलार कलाम। सेकंड टीचर रुद्रक रामचंद्र मगध में। फिर चले गए उरुवेला, 6 साल तक तपस्या की, 29 साल के घर छोड़ के आए थे, 35 साल के हो गए तपस्या करते करते। फिर हस्बैंड ये अपना फ्रेंड्स के साथ में इनका डिस्प्यूट थोड़ा सा कहा सुनी हुई, वो खान पान को लेकर, वहां से बोध गया ज्ञान की प्राप्ति और यहाँ जाके अपना पहला उपदेश दिया था उन्हीं 5 ब्राह्मणों को जिनके साथ बैठ के 6 साल तक तपस्या की थी। ठीक है, तो वापस चलते हैं हम लोग, क्योंकि ये सारी बातें एग्जाम में आती हैं इसीलिए आपको बताई गई है। तो बोध गया आ गया तो भी महात्मा बुद्ध, कपिलवस्तु आ गया तो भी महात्मा बुद्ध, कौशल श्रावस्ती आ गया तो भी महात्मा बुद्ध, सब इन्हीं से जुड़े स्थल हैं इंपॉर्टेंट। देखते हैं आप, कपिलवस्तु इनके पिताजी वाली प्रॉपर्टी है गौतम बुद्ध। मैसिडोनिया, मकदूनिया, सिकंदर महान। अब इसके नाम में किसी ने अपने बच्चे का नाम महान नहीं रखा होता, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट है। और मैंने आपको बताया कि ये जिस जगह पैदा हुए, सिकंदर महान या अलेक्जेंडर, वो इलाका था मैसिडोनिया, मकदूनिया, यहाँ के शासक थे। ये बहुत यंग एज में थे। एक दिन इन्होंने आधी सोई सी अवस्था थी, 10-12 साल के थे, अपने फादर की बात सुनी तो वो कह रहे थे कि मेरी इच्छा है कि मैं पूरे विश्व में अपना झंडा गाड़ूं, मतलब मेरा पूरे वर्ल्ड में मेरा जो मेरी आइडेंटिटी है, मेरा झंडा, वो एक तरह से पहचान बने। कहने का मतलब है पूरी धरती पर राज करूं, अगर सीधी शब्द भाषा में कहूं तो। अब पूरी धरती पर राज करूं, ये बच्चे ने आधे सोए से मन से ही बात उनके दिमाग में चली गई कि मेरे फादर का सपना है कि पूरी धरती पर उनका झंडा फहराए। अब उसके पिताजी यंग एज में चले गए। जब वो 20 साल का हुआ, सही जवान हुआ, तो पिताजी चल बसे। पिता की कही वो बात उनके मरने के बाद लगातार उस बच्चे के मन पे होता है कचोटती रहती है कि मेरे फादर का सपना तो अधूरा रह गया। पिताजी तो प्रॉपर्टी जो सोच के बैठे थे धरती पर राज करने की, वो तो कुछ कर ही नहीं पाए, छोटे से एरिया के राजा रह गए। बड़ी असमंजस की स्थिति में था, जवान था। तो फिर ये जो परेशानी थी ना, मन में जो व्याकुलता थी, अपने टीचर के पास गए। इस धरती पर 3 सबसे बड़े दार्शनिक कह लो, सबसे बड़े गुरु के रूप में कह लो, तो 3 विदेशियों की बात कर रही हूँ, अपनी बात नहीं कर रही। ये 3 थे और बहुत आसान सी ट्रिक बताती हूँ याद करने की। SPA, स्पा होता है ना, स्पा,
SPA, जैसे हेयर स्पा है, आजकल ये चीज़ें बड़ी चली हुई हैं, तो लोग अपने बालों को ठीक कराने तरह तरह के ट्रीटमेंट्स के लिए हेयर स्पा ले लेते हैं। अब ये स्पा क्यों याद रखना है, क्योंकि ये 3 बहुत बड़े दार्शनिक हैं, फिलोसोफर्स हैं। S का मतलब क्या है यहाँ, सॉक्रेट्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सुकरात, जो सच पर अड़े रहे थे, जहर पी लिया था, अपनी बात से डिगे नहीं थे, अडिग थे कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है, तुम समझो ना समझो, आज से 1000 साल बाद ही सही तुम्हारी बुद्धि में आएगा। इन्होंने जो बात कही थी साइंटिफिकली वो ठीक थी, लेकिन लोगों को लगा कि इसने गलत बात बोल दी और ईश्वर गुस्से में आ गया, लगातार बारिश हो रही है और बाढ़ आएगी और हम मर जाएंगे। तो लोगों ने कहा या तो अपनी बात को वापस ले ले, और नहीं तो हम पूरी देश के लोग तेरी वजह से नहीं मरेंगे, तुझे मरना पड़ेगा। तो इसने कहा ठीक है, मैं मरने को तैयार हूँ, मेरी बात गलत बिल्कुल नहीं है। तो ये आदमी जो सबसे पहला बड़ा गुरु मैं बता रही हूँ, सॉक्रेट्स या सुकरात है। पी का मतलब है प्लेटो। प्लेटो एक फेमस दार्शनिक थे, इनकी फेमस किताबें भी हैं, बहुत बड़ी बड़े लेवल की किताबें इन्होंने लिखी है। द रिपब्लिक अगर आपने नाम सुना हो तो ऐसी ऐसी किताबें इनकी हैं। उसके बाद प्लेटो के शिष्य हुए एरिस्टोटल, जिसको अरस्तु कहते हैं। ये 3 सबसे बड़े दार्शनिक हुए हैं। स्पा तो कौन है सबसे पहला, सॉक्रेट्स या सुकरात, प्लेटो, और तीसरा अरस्तु या एरिस्टोटल। इस अरस्तु का चेला था सिकंदर महान। तो वो जब 20 साल का था, पिताजी गुजर गए, मन में बेचैनी थी, अपने टीचर के पास गया और कहा गुरुजी मुझे ना बेचैनी है, मेरे फादर का सपना अधूरा रह गया, क्या मैं उसको पूरा कर दूं? तो टीचर ने कहा तेरे मन में आ ही गया तो फिर ठीक है, तुझे पूरा कर देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अपने गुरु की आज्ञा लेकर 20 साल का एक नौजवान लड़का, छोटी सी सेना, क्योंकि पिताजी छोटे से राजा थे, छोटी सी सेना के दम पर टारगेट बना के कि पूरी दुनिया को फतेह करूंगा। देखो कॉन्फिडेंस का लेवल कितना, छोटी सी एक सेना के दम पर मन में ये ठान लिया कि पूरी दुनिया फतेह करूंगा, जबकि उसके सामने बड़ी बड़ी उम्र के ताकतवर पुराने पुश्तैनी तगड़े महारथी बैठे हुए थे। वहां से छोटे छोटे युद्ध करते करते अपने आसपास की टेरिटरी का मालिक बना, थोड़ी सी सेना बढ़ी, फिर और मालिक बना, फिर सेना बढ़ी, ऐसा करते करते 10 साल बीत गए। 10 साल में इसकी एरिया, टेरिटरी, प्रॉपर्टी बढ़ गई, सेना भी बढ़ गई। फिर इसने वो जो युद्ध लड़ा था एक बड़ा, मैंने आपको बताया, वो तो स्टार्टिंग में ही लड़ लिया था, सिकंदर महान। 10 साल बाद ये अपने इलाके से निकल निकल के बाहर, अब इसका टारगेट था विश्व जीतना, तो अपने देश से बाहर निकल रहा था। मकदूनिया, जिसको आप यूनान कहते हैं ना, उस इलाके का हिस्सा है ये। एथेंस, ग्रीस, यूनान, मकदूनिया, मैसिडोनिया, ये पुराना नाम वही है ये सारा, ठीक है। वहां से निकला तो फिर धीरे 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 करके ये इंडिया की तरफ भी आएगा, क्योंकि विश्व में तो हम भी पढ़ते हैं ना। तो जब ये इंडिया की तरफ आने वाला था तब तो पाकिस्तान भी भारत था। ये बात चाणक्य को पता चल गई कि ऐसे ऐसे करके एक लड़का विश्व विजय का सपना लेकर निकला है और रास्ते में सबको ध्वस्त कर देता है, सबको खत्म कर देता है जो बीच में आता है। जो शांत है पड़े रहो, जिस जिस रास्ते से गुजरेगा वहां अगर कोई विरोध करेगा तो खत्म कर देगा, झंडा गाड़ेगा जिस जमीन में, इसका मतलब वो उसकी गुलाम, वो उसकी बात मानेगी। चाणक्य को ये बात फील हुई कि एक विदेशी आके भारत की जमीन पर ऐसे कैसे झंडा गाड़ देगा। लेकिन चाणक्य एक टीचर है, टीचर की ताकत क्या है, टीचर के पास तो भैया स्टूडेंट्स के अलावा कोई ताकत नहीं होती। तो फिर उसने सोचा कि लड़ने के लिए स्टूडेंट्स थोड़ी ना इस्तेमाल होंगे कि हम कोई युद्ध करेंगे और उसके बराबर की सेना। तो उसको फील हुआ कि ये काम राजा करेगा। उस टाइम का सबसे फेमस राजा था मगध में, जो काम संभाल रहा था धनानंद। इन्होंने जाके धनानंद से मीटिंग करके प्लान बनाया, लेकिन धनानंद से मिल ही नहीं पाए, कारण धनानंद नशे में चूर था। कई दिन तक ये धनानंद का वेट करते रहे, वो दरबार में ही नहीं आया। सुबह से शाम तक नशे में बिल्कुल धुत पड़ा हुआ था, चूर पड़ा हुआ था। इनको फील हुआ कि भारत गलत आदमी के हाथ में है। और जब उसका नशा खुला, जब उसकी आंख खुली, नशा उतरा, तो उसने चाणक्य की बहुत बड़ी बेइज्जती की। और अब अलग अलग बातें हैं, कुछ लोग कहते हैं कि चाणक्य जो थे वो पूरा मैप बना के ले गए थे, वो उसको दिखा रहे थे, तो उसने मैप की तरफ देखा भी नहीं, सिर्फ चाणक्य को घूरते रहे। और चाणक्य देखने में सुंदर बिल्कुल नहीं थे। चेचक उस टाइम पे हमारे देश में फैलता था, पूरे चेहरे पे चेचक के दाग थे और मतलब देख के कोई बहुत अच्छा आभास नहीं होता था, पर यहाँ से बहुत अक्लमंद थे। अब ये बात तो वो समझेगा ना जिसके अंदर ये हो। अब धनानंद जो कि सोचो शराब पी के पड़ा रहता है, जिसको यही नहीं समझ है कि मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, मेरा बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग था, मुझे हरियंक वंश की, शिशुनाग वंश की प्रॉपर्टी भी मुझे मिल गई है, तो मैं इसको और अच्छा कैसे बनाऊं। उसको सिर्फ ये था कि पैसे इतने हैं कि मैं आराम से ऐश मारूंगा। और इसका नुकसान उसने उठाया, क्योंकि उसने धनानंद की जो बेइज्जती की, धनानंद ने इसका बदला लिया, उसकी टक्कर में उससे ज्यादा काबिल ताकतवर एक लड़का तैयार करके। और यही भारत का पहला खानदान बनेगा जो अखंड भारत पे राज करेगा, जिसे कहते हैं मौर्य। तो ये जो कहानी है सिकंदर महान की, ये मौर्य से पुराना है। ये जब यहाँ आया तो ये पूरे इंडिया में आ ही नहीं पाया। ये भारत की किस्मत कह लो या इसको कुछ भी कह लो, कई सारी चीजें इसके पीछे फेमस हैं। ये हमारे यहाँ आने से पहले, प्रॉपर इंडिया में आने से पहले
जो आज का पाकिस्तान है यहाँ आ गया। आज के जो हिस्सा है ना, ये पंजाब वाला पाकिस्तान वाला हिस्सा, इंडिया के पास आके ब्यास नदी पर पहुंचकर इसकी सेना ने कहा कि हम तो आगे नहीं जाएंगे, हम 10 साल से घर से निकले हुए हैं और बस अब हमारा मन भर गया, एक बार वापस घर जाएंगे, कुछ वेट करेंगे, थोड़ा सा परिवार के साथ समय बिताएंगे, फिर वापस आएंगे। तब तक जितना जीत लिया, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अब सेना अगर मना कर दे तो राजा की थोड़ी ना अकेले की, राजा बेटा कभी ताकतवर नहीं होता, सेना की ताकत राजा को ताकतवर बनाती है। तो जब सेना ने ब्यास नदी पे पहुंच के आगे बढ़ने से मना किया तो सिकंदर भी परेशान हो गया था। कितने साल से लगातार युद्ध युद्ध युद्ध, 19 महीने भारत में रहा था, उम्र लगभग लगभग 33 साल के आसपास आ गई थी, 32-37 साल के आसपास। तो कहा कि ठीक है, जब मेरी सेना ही नहीं चाहती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और चलते हैं वापस अपने देश, कुछ साल रहेंगे फिर वापस लौट आएंगे। भैया युद्ध तो पूरा ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में धरती जीतनी है, तो 2 साल 10 साल 20 साल जितने लगेंगे आगे फिर आ जाएंगे। ये डिसीजन लिया गया और ब्यास नदी से फौज वापस लौट गई। तो भारत बड़ा लकी रहा, अदरवाइज वो कितना नुकसान करके जाता। अब ब्यास नदी से लौटे तो उनकी सेना में वापस जाते टाइम वो अपने देश नहीं पहुंचे, 2 हिस्सों में सेना बट गई, कुछ पानी के रास्ते गए और कुछ लैंड एरिया से। वापस जाते जाते बेबीलोन नाम की एक जगह पर उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। कुछ लोग कहते हैं उनको मलेरिया हो गया, कुछ कहते हैं उनको फूड पॉइजनिंग हो गई, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चाणक्य ने शायद कुछ ऐसा धीमा जहर उनके खाने में मिलवा दिया था जो धीरे 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 बहुत धीरे धीरे असर करता और लगातार वो बीमार रहने लगे। यंग नौजवान लड़का, अब क्या पता क्या कारण रहा हो, फाइनली वो आदमी अपने देश तक वापस नहीं पहुंचा, मर गया। तो बेबीलोन में उनकी डेथ हो गई थी। 20 साल में अपना घर छोड़ के निकले थे विश्व विजय का सपना लेके। किससे अपनी आज्ञा ली थी? स्पा। ए का मतलब एरिस्टोटल, अरस्तु। तो पूछेंगे सिकंदर महान के गुरु कौन? अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन? प्लेटो। प्लेटो के गुरु कौन? एस सोक्रेट्स। SPA, एस सुकरात, सोक्रेट्स, पी प्लेटो, ए अरस्तु, एरिस्टोटल। इनका इसका चेला कौन है? ये चौथे नंबर वाला जो ये आ रहा था और दुनिया को खत्म करने के लिए। तो सिकंदर महान। अगला लिखा है मैसिडोनिया, जन्मभूमि है मैसिडोनिया। जलियांवाला बाग, इसके ऊपर पूरी एक क्लास भी मैंने यूट्यूब पर ली हुई है, अब यहाँ उतना सारा दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। जनरल डायर, डायर नाम के भी 2 आदमी, वहां मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। कोर्सिका एक आइलैंड है, नेपोलियन बोनापार्ट का यहाँ जन्म हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत ज्यादा काबिल था, ये किसी राजा का बेटा नहीं था, नॉर्मल से एक आइलैंड पर जन्मा, लेकिन बहुत काबिल, बहुत योग्य, बहुत महत्वाकांक्षी। जैसे कैसे कहीं छोटे से एरिया से आके भी कोई क्या कर सकता है, वो कहानी है नेपोलियन की। नेपोलियन ने जब फ्रांस में क्रांति हुई 1789 में, उसके महज 10 साल बाद काम धाम संभाल लिया 1799 में। लेकिन इसने खुल के नहीं कहा कि मैं देश संभालूंगा। 5 साल तक इसने एक ट्रायल एंड एरर होता है ना, कि सीखूं फिर गलती होगी, फिर सीखूं, फिर 5 साल वो चला। 1804 में नेपोलियन ने कहा अब फ्रांस पे मेरा हक है, जैसा मैं चाहूंगा, जो मैं पॉलिसी बनाऊंगा वही चलेगी। 1804 तब तक नेपोलियन में वो जो नेपोलियन के ये जो था ना फ्रांस, इसकी टेरिटरी के राजा वाजा सब हट गए थे, क्योंकि क्रांति में लुईस 16 जो था वो सब उनका चैप्टर क्लोज हो गया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत बढ़िया काम किया उसकी नज़र में, लेकिन बाहर वालों को लगता है कि उसने गड़बड़ियां भी खूब की। 1804 से 1815 यानी 11 साल फ्रांस के ताकत को बढ़ाता रहा। आसपास की टेरिटरी सब डरती थी कि नेपोलियन है, पता नहीं क्या कर देगा। लेकिन 1815 में ब्रिटेन एक ताकतवर फौज कईयों की मिला के और उसने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो दोनों के बीच में लड़ाई हुई, ब्रिटेन प्लस उसके सहयोगी और दूसरी तरफ फ्रांस। ये लड़ाई इतनी भयानक थी कि इसमें फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा, बहुत सारे लोग मारे गए। फाइनली उसको पकड़ लिया गया और उसको सजा के तौर पे कहा इसको एक आइलैंड पे भिजवा दो। उस आइलैंड का नाम है सेंट हेलेना द्वीप। तो लास्ट में ये वहाँ मर गया 6 साल बाद। कुछ कहते हैं डिप्रेशन हो गया, कुछ कहते हैं कि इसको ऐसा खाना दिया गया कि जो इसकी आंत और इन सबको अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाता रहा, और कुछ दिन बाद ही इसकी डेथ हो गई। जो भी हुआ होगा, लेकिन हम ये याद रखें कि ये आदमी नेपोलियन बोनापार्ट, इतनी ताकतवर हस्ती, एक आइलैंड पर पैदा हुई, एक आइलैंड पर मर गई। कोर्सिका में पैदा हुआ, सेंट हेलेना में मर गया। 6 साल तक सेंट हेलेना द्वीप पर रहे और सारी ताकत लगा दी फ्रांस को आगे बढ़ाने में। तो इन्हीं का नाम है, ये कोर्सिका आइलैंड का नाम दिया है। देखो अगला, सेवाग्राम, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। महात्मा गांधी ने ना इंडिया में कई आश्रम बनाए। आश्रम क्यों बनाते थे? वहां रहते थे। अब महात्मा गांधी पोरबंदर अपने गुजरात के घर में थोड़ी ना रहते थे, आश्रम बनाते, प्रॉपर आश्रम, उसमें खुद भी रहते, बहुत सारे इनके सेवक रहते। वहीं ढेर गाय बंधी होती, बकरियां बंधी होती। वहीं लोग सुबह सुबह उठ के 4 बजे प्राणायाम करते, व्यायाम करते, फिर गाय का काम करते, फिर सारे अपने नॉर्मल वही साफ सफाई सब काम काज, फिर बहुत सारे लोग चरखा काटते। तो एक तरह से डिसिप्लिन्ड लाइफ
लाइफ जीते थे इन आश्रमों में रहने वाले लोग। मस्ती किसी को नहीं करनी थी, मतलब उस सेंस में कि मजे कर रहे हैं, कोई भी अपने घर से आके इन आश्रमों का वासी बन सकता था, बशर्ते वो सारी बातों को फॉलो करे। जब रोज 4 बजे उठना पड़ेगा ना, तो ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ये सिर्फ मेहनती आदमी का काम है। महात्मा गांधी 22 साल बाद अफ्रीका से लौटे थे इंडिया। जब यहाँ से गए तो एक जवान लड़का थे, 23-24 साल का, और जब लौटे तो अधेड़ उम्र का एक आदमी थे, 46 ईयर्स के आसपास की एज के। आते ही 2 साल कोई काम नहीं किया, लेकिन आश्रम आने के तुरंत बाद बना लिया। कोचरब नाम की एक जगह है, कोचरब, जो पहला आश्रम बना ना इनका, वो कोचरब में बना। कोचरब आश्रम बहुत कम लोग जानते हैं, ये फेमस भी नहीं है। ये इन्होंने 1915 भारत में आते ही बना दिया था। 9 जनवरी को ये लौट कर आए थे 22 साल बाद, और जनवरी से लगा लो मई में इन्होंने ये आश्रम बना लिया, यहीं रहने लगे, काम करने लगे। लेकिन इस आश्रम में एक प्रॉब्लम थी, ये इलाका थोड़ा नीचा था, बारिश होती पानी भर जाता, वो पानी फिर हटे ही ना, उस पानी में मच्छर पैदा होते, बीमारियां फैलती। तो इनको फील हुआ कि यहाँ आश्रम लंबा नहीं रखना चाहिए, चेंज करना चाहिए। इसीलिए 2 साल बाद 1917 में इन्होंने आश्रम की जगह बदल दी और ये नया आश्रम बनाया साबरमती नदी के किनारे। इसे कहते हैं साबरमती आश्रम। इसी का नाम है सत्याग्रह आश्रम, इसी को कहते हैं हरिजन आश्रम। एग्जाम में जो आए, जैसा आए वैसा टिक करना। इसी का नाम क्या बताया? सत्याग्रह आश्रम, हरिजन आश्रम। एग्जाम में आ जाएगा। महात्मा गांधी का हरिजन आश्रम कहाँ स्थित है? तो साबरमती नदी के किनारे। अब तुम अगर ये पढ़ के नहीं जाओगे, तुम सोचोगे कौन सा आश्रम था हरिजन? हरिजन तो अखबार पत्रिका निकलती थी, हरिजन तो इन्होंने एक उस पर काम किया था, एक कमेटी बनाई थी। लेकिन यहाँ देखो हरिजन आश्रम का नाम था। तो पहला आश्रम कोचरब आश्रम, दूसरा आश्रम जो खोला वो खोला साबरमती नदी के किनारे, उसका नाम साबरमती आश्रम भी है, उसी को सत्याग्रह आश्रम भी कहते हैं, और उसी का नाम है हरिजन आश्रम। 1917 से लेकर 1930 तक महात्मा गांधी यहीं रहे, लगभग यहीं रहे, यहीं रह के काम किया। 1930 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो नमक कानून वाला। याद करो, साबरमती नदी साबरमती आश्रम से ही चले थे पैदल पैदल, और पैदल पैदल चल के 390 किलोमीटर, या उसको कह लो कि भैया लगातार जो चले थे ना, लगभग में वो 390 किलोमीटर था, और अगर माइल्स में कहेंगे तो वो 240 माइल्स, 240 मील चले थे। और ये लंबी यात्रा 24 दिन तक लगातार चले थे, 12 मार्च से 5 अप्रैल तक। 6 अप्रैल की सुबह नमक कानून तोड़ा, और उस दिन महात्मा गांधी जब चले थे ना 12 मार्च को, तो ये बात कह के चले थे कि यहाँ इस आश्रम में तब कदम रखूंगा जब आज़ादी मिल जाएगी। और 1930 में ये बात कह के वापस नहीं लौटे थे। फिर वहाँ से तो कभी जेल और कभी कहीं। फिर उन्होंने अपना एक नया आश्रम बनाया, क्योंकि यहाँ तो बिना लौट कह गए थे कि यहाँ नहीं लौटूंगा अगर आज़ादी नहीं मिली तो। इतनी बड़ी बात कह दी, बड़े नेशनल फिगर थे, वापस लौटे भी नहीं। फिर एक नया आश्रम इन्होंने बनाया 1935-36 में। 35 में काम शुरू हुआ था, बातचीत 36 में वो बन गया। उस आश्रम को बनाया इन्होंने महाराष्ट्र के वर्धा में, वर्धा, और उसका नाम है सेवाग्राम। तो देखो इनके कितने सारे आश्रम हैं, सेवाग्राम। अब एग्जाम में कोई सा एक आश्रम आएगा, जो बच्चा समझेगा नहीं वो वहां फंसेगा। सबसे पहले 1915 में 22 साल बाद लौटकर वापस आए, आते ही कोचरब आश्रम, ठीक है, कोचरब जगह पर इन्होंने आश्रम बनाया, लेकिन वो नीचा था, पानी भरता था। 2 साल के बाद उसको ट्रांसफर कर दिया, कहाँ? साबरमती। साबरमती नदी के कारण साबरमती आश्रम है। इसी का एक नाम और है सत्याग्रह आश्रम। यहीं से सत्याग्रह की शुरुआत की थी, सीडीएम की, सिविल डिसोबीडियंस की, और इसी को कहते हैं हरिजन आश्रम। यहाँ से महात्मा गांधी शपथ लेकर गए थे कि लौटूंगा नहीं अगर भारत आज़ाद नहीं हुआ। इसलिए फिर एक और आश्रम बनाया मुंबई, महाराष्ट्र, वर्धा में, जिसका नाम क्या बताया मैंने आपको? ये सेवाग्राम आश्रम। तो ये 3 आश्रम याद रखना गांधी के, कोचरब, सत्याग्रह या साबरमती, या और एक सेवाग्राम। सेवाग्राम सबसे लेट बना है 1936 में, और ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में पुणे में। अगर पूछे साबरमती वाला तो वही गुजरात में, और पूछे कोचरब वाला वो भी गुजरात में। गुजरात, महाराष्ट्र तब बम्बई का पार्ट कहलाते थे, और बम्बई के आसपास ये रहते थे, इनकी आवाजाही वहीं ज्यादा थी, ठीक है। इसके अलावा महात्मा गांधी ने 2 फार्म और बनाए थे। एक का नाम था फिनिक्स फार्म, और एक का नाम था टोल्स्टॉय फार्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में बहुत बार आते हैं ये, टोल्स्टॉय फार्म, फिनिक्स फार्म, टोल्स्टॉय फार्म। लेकिन ये नाम से तुम्हें दिख रहा होगा इंडिया में नहीं बनाए, ये साउथ अफ्रीका में बनाए थे। तो इसका मतलब हमें एग्जाम के लिए 5-6 शब्द याद रखने पड़ेंगे। फिनिक्स फार्म और टोल्स्टॉय फार्म महात्मा गांधी ने इंडिया आने से पहले अफ्रीका में बना दिए, 2 फार्म फेमस। उसके बाद इंडिया आए 15 में, आते ही कोचरब बना दिया, कोचरब आश्रम। उसके बाद फिर 2 साल बाद साबरमती, सत्याग्रह या हरिजन बना दिया। वहां से शपथ लेके निकले कि मैं नहीं लौटूंगा यहाँ, तो फिर 30 में यहाँ से निकले शपथ लेके, और
और वो यात्रा वात्रा, दांडी मार्च, फिर जेल वेल और कहीं आरटीसी, फिर लगा कि नहीं दूसरी जगह बनानी पड़ेगी। 36 में इन्होंने बनाया सेवाग्राम आश्रम। कहाँ पर? महाराष्ट्र, वर्धा। आज भी आंकड़े कहते हैं वर्धा में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या करते हैं। इंडिया में जितने किसान पूरे साल में मरते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा किसान मरते हैं वर्धा में। तो वर्धा में पानी की बहुत किल्लत है। यहाँ किसान कुछ भी नहीं निकाल पाता जमीन से, कर्जा ले लेता है, फिर वापस चुका नहीं पाता, तो वो कर्जे के उस जाल में फंस जाता है। तो वर्धा में सबसे ज्यादा, कई साल पहले तक भी रोज आंकड़ों में जब पढ़ते थे, जैसे चेक करते थे, वर्धा नंबर 1 पर था। ठीक है, तो महात्मा गांधी की देखो कितनी सारी चीजें हैं, ये हमें याद रखनी है। इससे ठीक है, चलो, तो हमने महात्मा गांधी के बारे में जान लिया। गांधी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं बेटा। अब ये जैसे एक एक आदमी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जिसको सच में नॉलेज होगी ना, वो पेपर आसानी से पास करेगा। जो तुक्के मारेगा वो पेपर पास नहीं कर पाएगा बेटा। तुक्कों वाला जमाना गया। अब बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो इसका मतलब पढ़ना तो पड़ेगा। अब मैंने जैसे इस आधे घंटे में सिर्फ 4-5 शब्द पढ़ाए। मैंने क्या पढ़ाया? या तो ये महात्मा गांधी, और इससे पिछला पेज जो था ये वाला, ये कितने 4 नाम ये लिखे हैं, और 5वां ये। मैंने सिर्फ 5 शब्द पढ़ाए हैं, है ना, लेकिन इन 5 में तुमने कितनी सारी बातें सीखी। अब कोई महात्मा गांधी का आश्रम निम्न में से कौन सा नहीं था? कोई तुम्हें 4 आश्रम लिख दे तो तुम्हें पता है, टोल्स्टॉय इनका था, फिनिक्स इनका था, कोचरब इनका था, साबरमती कह लो, सत्याग्रह कह लो, हरिजन कह लो, इनका था। उसके बाद सेवाग्राम आश्रम। तो 5 आश्रम हमने सीख लिए, इनके पीछे के लॉजिक भी देख लिए। तो सबसे पहले कोचरब में जब पानी वानी भरा तो फिर सत्याग्रह या साबरमती या हरिजन, और फिर जब कसम खाली की यहाँ नहीं लौटूंगा तो फिर सेवाग्राम आश्रम। उससे पहले अफ्रीका में 2 आश्रम बना के आए थे। महात्मा बुद्ध की लाइफ के बारे में हमने जाना। पैदा हुए थे लुम्बिनी, नेपाल के रुम्बनदेई में। माताजी अपने घर जा रही थी और उस बीच में एक आम के बाग में इनका जन्म हो गया। और कहाँ के थे इनके पिताजी? कपिलवस्तु। कपिलवस्तु किसकी टेरिटरी का हिस्सा? कौशल का। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। तो सबसे ज्यादा वर्षावास वहां किया, पूरे साल का आवास। सबसे ज्यादा शिष्य वहां, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए? श्रावस्ती में। तो ऐसे ना बहुत सारी चीज़ों को कहानी की तरह दिमाग में बैठाना पड़ता है बेटा। ये ऐसे बिल्कुल नहीं है कि आप ऐसे पॉइंट्स को अलग अलग पढ़ेंगे और याद हो जाएंगी। एक एक आदमी के ऊपर 20-20, 30-30 बातें आपको पता होंगी ना, तो आप वहाँ देख के, जैसे कुछ लोगों के ना तुक्के भी ठीक लगते हैं। वो तुक्के कैसे ठीक लगते हैं? वो तुक्के किसी भी टीचर से पूछोगे, उसने अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा तो भी देखना वो ज्यादा ठीक एनालाइज कर पाता है। कारण क्या होता है? उसने एग्जैक्टली हो सकता है क्वेश्चन ना पढ़ाओ, लेकिन उसके इर्द गिर्द की बहुत सारी बातें पढ़ी होंगी, तो उससे ना अंदाजा भी ठीक लगने लगता है। अब जो बिल्कुल नौसिखिया बच्चा है, आज पहले दिन मान लो सोचे पेपर करता हूँ, वो एक भी क्वेश्चन ठीक कर ही नहीं पाएगा। अब जिसने सुना है कभी कि गांधी ने टोल्स्टॉय और फिनिक्स फार्म बनाए, तो वो थोड़ी कॉमन सेंस लगाएगा कि यार गांधी इंडिया आने के बाद तो बना नहीं सकता, बनाए होंगे तो 1915 से पहले बनाए होंगे। मान लो ऑप्शन में लिखा हो 1915 से पहले का सिर्फ 1 साल और 1915, 17, 30, तो थोड़ी बुद्धि लगाएगा ना कि फिनिक्स फार्म तो पहले बना होगा, क्योंकि उसके बाद तो गांधी वापस वहां लौट के गए नहीं रुकने के लिए। तो यहाँ ना एनालाइज करने की पावर बहुत काम आती है। सब कुछ, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो कहे मैंने सब कुछ पढ़ लिया, नहीं, सब कुछ पढ़ा जा सकता, लेकिन एक होता है कि धीरे धीरे पढ़ते 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 हमारी समझ इतनी विकसित हो गई कि हम तुक्का भी अगर लगाना पड़े तो हम 100% करीब के पास पहुंचते हैं, और हमारे गलत होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली वो क्वेश्चन ना आता हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द से हम अपनी कॉमन सेंस लगा के एनालाइज करके ठीक आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब से हम लोग डेली एक एक क्लास में इस तरह से लूंगी, और ऐसा 1.5-2 महीने में तुम देखना बहुत सारी चीजें तुम लोग अगर सोचोगे चाहोगे तो सीख भी लोगे। ठीक है, हम लोगों ने CET का एक बैच स्टार्ट कर दिया है ICS कोचिंग सेंटर में। ICS कोचिंग सेंटर पूरे हरियाणा में, राजस्थान की बहुत सारी जगहों पर, यूपी में, बिहार में ये सेंटर चलता है, ICS कोचिंग सेंटर। हमारी जो ये ब्रांचेस है ना बेटा, ये लगभग हर जगह है, और जहाँ भी आपका शहर है आप आसपास लोकेशन देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। जिसकी पढ़ने की इच्छा हो, हमारे साथ जुड़ने की इच्छा हो, तो वो सेंटर में आके अपनी तैयारी कर सकता है। इस टाइम सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा CET का है, क्योंकि CET पहली शर्त है अगर हरियाणा में नौकरी चाहिए तो। जिसका CET के पेपर में अच्छे नंबर नहीं आए वो बिल्कुल भी नौकरी नहीं फॉर्म भर पाएगा। फॉर्म भर के पेपर फेल होना अलग बात होती है, फॉर्म ही नहीं भर पाएगा। तो अब सारा फोकस रखना CET कैसे बढ़िया मार्क्स
के साथ क्रैक करें। 50 लोगे तो पीछे रह जाओगे, 60 में भी पीछे रह जाओगे। बहुत सारे बच्चे 65-67 वाले भी फॉर्म नहीं भर पाए। तो अपना टारगेट रखना कि 75 से 80 हम टारगेट बना लें। हर बच्चा 75 और 80 सोचने से नहीं लेगा। जिसने मेहनत कर रखी है, जिसने पूरा साल मेहनत कर रखी है, उसके चांसेस ज़्यादा हैं। जो पिछली बार 5-7 नंबर से पीछे रह गए थे, उनके चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन जैसे अगर देखें ना बेटा, 2 साल पहले हुआ था तो बहुत बच्चे जो उस टाइम बहुत पीक पर थे ना तैयारी पर, उनमें से थोड़े से लोग बच्चे होंगे। मैक्सिमम लोगों को इस समाज का दबाव टिकने नहीं देता और वो कहीं ना कहीं परेशान होकर कुछ ना कुछ, या तो कोई दिल्ली में लग गया होगा, अच्छी बात है, कोई टीचिंग में चला गया होगा, किसी और का एसएससी में कहीं भी हो गया होगा। जो बच्चे बच गए उनमें से बहुत कम लोग होंगे जो अब तक पढ़ाई से जुड़े होंगे। तो ये मान के चलो कि इस बार का सीईटी मेजॉरिटी वो बच्चे होंगे जो पहली बार पेपर देंगे, क्योंकि 2022 के नवंबर में जब पेपर हुआ तो 22 के 12वीं ने दिया ही नहीं था, मैक्सिमम ने फॉर्म ही नहीं भरा था, बहुत लाइटली लिया। 22 के 12वीं पास सब बैठे हैं, 23 के 24 के, तो बहुत सारा बच्चा इस बार जो बैठेगा ना, वो आंकड़ों में बड़ा नंबर होगा लेकिन रियलिटी में वो तैयारी वाला बच्चा नहीं होगा। तो अच्छे नंबर लाने के लिए दमदार मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बच्चे नए आए हैं उनको कुछ अता पता भी नहीं है। ठीक है, सीईटी का स्पेशल बैच चल पड़ा है, स्पेशल बैच हमारे कोचिंग सेंटर में, और इसके टाइमिंग्स रखे गए हैं सुबह 9 बजे से 4 बजे तक। ये पूरा टाइम जो है बच्चा अपना एक बहुत अच्छा माहौल, जो मैं महसूस कर रही हूँ, कल से क्लास का माहौल बिल्कुल बदल गया। और ये बिल्कुल सच बात है कि जब टारगेट आपके सामने होता है ना मोटो, तो आपका ज़्यादा मन करता है। जैसे होता है स्टिमुलस सामने है तो आपके अंदर फिर वो रिस्पॉन्स देने की जो एक वो क्षमता, वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है। पढ़ते पहले भी थे बच्चे, लेकिन 12 बजते बजते उनके ही 12 बज जाते थे कि बस अब कैसे घर जाएं। लेकिन अब मेरी क्लास जो है वो 12 बजे के बाद है, 12:30 बजे शुरू होती है उस बैच में। तो मैं जाके देखती हूँ आगे से पीछे तक पूरा हॉल फुल होता है और वो एनर्जी के साथ पढ़ रहे होते हैं। इसका मतलब अब बच्चे चाहते हैं कि भैया टारगेट सामने आ गया, अब एक एक दिन हम सीखते जाएं। तो जो बच्चे 9 से 4 तक लगातार पढ़ेंगे, इन बच्चों का रिवीजन बहुत स्पीड से, बहुत तरीके से कराया जा रहा है, ताकि ये एग्जाम में सारी चीज़ें इनके नज़रों में से गुजर जाएं। कुछ बच्चे गरीब होते हैं, सबके घर में साधन नहीं होता। कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं हमारे पास जिनके पास सच में कुछ भी नहीं है, कि बस एक कमरा है, उसी में सारे भाई बहन, उसी में माँ, और वो छत भी कच्ची है, तो उनके पास पढ़ने का साधन नहीं है। हमने ये सुविधा कर दी कि जो बच्चा यहाँ रुक के पढ़ना चाहे 4 से 7 बजे तक, अगर उसे लगता है भाई मेरे घर में नहीं है हिसाब किताब पढ़ने का, तो यहाँ बैठ के पढ़ ले। किसी बच्चे को अगर सच में पढ़ना है ना बेटा, तो कुछ ज़्यादा चाहिए ही नहीं होता। उसको एक अदद कमरा, प्रॉपर रोशनी, पंखा, पानी और टॉयलेट की सुविधा, इतना मिल जाए, पढ़ना तो स्टूडेंट को पड़ेगा ना। तो अब जो पढ़ने वाले हैं ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा साधन हैं, और इसका कोई चार्ज भी नहीं है। चार्ज है इसका कि भैया रेगुलर पढ़ोगे तो टीचर्स भी तो सैलरी लेंगे ना बेटा, हर किसी को अपने बच्चे पालने, हर किसी को अपना घर चलाना है। ये बैच बहुत बढ़िया एक होता है ना स्पीड पकड़ेगा। और इस बैच में कल से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ हरियाणा जीके। कल पहली क्लास होगी हरियाणा जीके की, और हरियाणा जीके जिन बच्चों ने इसी साल 12वीं की है, पिछले साल 12वीं की है, उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ है। तो उनको ऐसे नहीं है टफ है आसान, लेकिन बेटा समझनी तो पड़ेगी ना। कोई भी चीज़ आसान उसके लिए है जो 1000 बार पढ़ चुका, जिसने 20 बार, 30 बार, 40 बार सुन लिया। लेकिन जो बिल्कुल फ्रेश बच्चा है, उसको तो ये भी नहीं पता कि हरियाणा में कैसे कैसे ज़िले बने हैं, उसको वो भी लगेगा कि यार ये तो पढ़ने की चीज़ है, मुझे याद करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है। जो अब जैसे मैं हूँ, बहुत सालों से पढ़ा रही हूँ, मेरे लिए तो महात्मा बुद्ध बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन महात्मा बुद्ध जो पहली बार सुन रहा है उसको लगेगा यार आलार कलाम कैसे याद होगा मुझे, ये रुद्रक रामचंद्र मुझे कैसे याद होगा, उनकी माता जी कहाँ की थी मुझे कैसे याद होगा, कोलिये रामगाम की कोलिये थी, या वो शाक्य गणराज्य के थे। तो ये सब चीज़ें टफ लगती हैं, जब धीरे धीरे कानों में से गुजरती रहती हैं, हम सुनते रहते हैं, फिर ये आसान दिखती हैं। ठीक है, तो हरियाणा जीके का बैच कल सुबह पहली क्लास मेरी ही मिलेगी, और ये पूरे साल में एक ही बार पढ़ाया जाता है जब एग्जाम्स आते हैं। पूरे साल पढ़ना भी नहीं होता, इतना वास्ट भी नहीं है, लिमिटेड सी हरियाणा जीके है, वो कल से स्टार्ट हो रही है। और इस बैच को ये है ऑफलाइन के बच्चों के लिए, जो अपने आसपास जहाँ तुम्हारे सेंटर है वहाँ पहुँच जाओ और अपनी प्रॉपर तरीके से तैयारी शुरू कर दो। अब एक एक दिन जो है ना उंगलियों पर गिन के खत्म होता जाएगा, अब पता भी नहीं चलेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं आ सकते सेंटर, हर किसी की अपनी अपने घर के हालात हैं, मजबूरियां, बहुत सारी बातें होती हैं। उनके लिए आईसीएस कोचिंग एप्लीकेशन है, आईसीएस कोचिंग ऐप, ये एप्लीकेशन है। और इस एप्लीकेशन पर ये सेम कोर्स जिसमें सीईटी का ही सिलेबस करा रहे हैं, लेकिन वो उतना लेंदी नहीं है, वो उस तरीके से सुबह 9 से 4 नहीं है, वो कवर होगा आईसीएस कोचिंग ऐप पर। और इसकी फ़ी बड़ी नॉमिनल रखी गई है, महज 500 रुपये। ये स्पेशल बैच है सीईटी का,
तो जिसका टारगेट सिर्फ सीईटी हो कि मेरी बहुत अच्छी तैयारी है, मैं 1-1.5 साल से पढ़ रहा था लेकिन 1-1.5 साल में सीईटी हुआ ही नहीं, सीईटी तो 2 साल से नहीं हुआ, तो जिसने 1-1.5 साल बहुत बढ़िया तैयारी कर रखी है और सिर्फ सीईटी का टारगेट है तो उसके लिए परफेक्ट बैच है कि रिवीजन कर लो, सीईटी में 1.5 साल पढ़ रखा है पहले ही। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा हो कि यार सीईटी सिर्फ नहीं है, हमें आगे भी तैयारी करनी है, जब तक नौकरी ना मिल जाए तब तक हमें तैयारी करनी है। तो ये जो तीसरी बात बता रही हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आईसीएस कोचिंग एप्लीकेशन पर एक दिन का ऑफर आया था 17 तारीख को, बिना खर्ची बिना पर्ची एप्लीकेशन पर। बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस कल मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर भी थे कि आपके फ़ोन कॉल नहीं उठ रहे हैं और फ़ोन कॉल वाली मैम बड़े रूडली बात करती हैं। तो बेटा एक्चुअली हुआ क्या, एक दिन के कारण वो इतना ज़्यादा वर्कलोड था उनके ऊपर कि वो परेशान हो गए। अब कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा काम आएगा और एक जैसी बातें होती हैं सबकी, स्टूडेंट अमूमन यही पूछते हैं मैम ये नहीं चल रहा है, इसका क्या करें, हमने स्क्रीनशॉट भेज दिया, ये क्या करें। तो वो सारी बातें ऐसे करते 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 आदमी कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है बेटा कि वो रिस्पॉन्स दे तो रहा है लेकिन आपको लगेगा बहुत रूडली बात कर रहा है। तो परिमल सर को बहुत बच्चे कह रहे थे कि हमने बहुत कोशिश की लेकिन हमारा तो ना किसी ने कॉल पिक किया और ना ही हमें रिस्पॉन्स मिला। तो आईसीएस कोचिंग एप्लीकेशन अपने उसी ऑफर को 3 दिन के लिए फिर से लाया है और ये 3 दिन रहेंगे दिवाली ऑफर के, दिवाली का मेगा ऑफर। इसमें ये सेम कोर्स जो अभी कुछ बच्चे जो रह गए थे उनके लिए है, आने वाला मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिन तक ये बैच आईसीएस कोचिंग एप्लीकेशन पर 1500 रुपये में मिलेगा। इस 1500 रुपये में जितने उस दिन पर बैचेस होंगे, इसमें 1 ईयर की पूरी क्लासेस रहेंगी, 1 ईयर लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस। अब जैसे जिस बच्चे ने ये परचेज किया उसको सुबह 9 से 4 वाला बैच भी मिलेगा क्योंकि वो उसी का तो पार्ट है लाइव क्लासेस का, ये मिलेंगी। प्लस जो उसकी क्लासेस उसको लगता है मेरी छूट जाए कहीं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, वही सेम लाइव ही रिकॉर्डेड में जाएगी। ठीक है, तो ये पूरे साल के 1500 रुपये हैं। प्लस इसमें एक्स्ट्रा क्या है, इनके अलावा इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ दी जा रही है वो पहली चीज़ है, इसमें सीईटी का बैच इसके साथ फ्री है। जो सीईटी में यहाँ 500 में लिख रही हूँ ना, ये उनके लिए बेस्ट है जिनकी तैयारी बहुत बढ़िया हो गई और सिर्फ रिवीजन चाहिए। लेकिन जो बच्चे इनिशियल स्टेज पे हैं और जिन्हें साल भर और पढ़ना है भी, ये सोच के कि सीईटी के बाद फिर पेपर भी तो आएंगे, उसकी तैयारी के लिए अलग से बैच नहीं लेना पड़े, तो वो पूरे साल जुड़ सकते हैं 1500 में। इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड और एक्स्ट्रा में सीईटी का फ्री रहेगा। इसमें HTET का जो बैच है वो भी इसके साथ फ्री है। इसमें मेरे 2 बैचेस एंशियंट हिस्ट्री प्लस मॉडर्न हिस्ट्री, ये मॉडर्न हिस्ट्री ये फ्री हैं। प्लस SSC GD का बैच प्लस NTPC रेलवे का बैच, ये सब इसके साथ फ्री है इस वाली फीस में 1500 में। यानी जितने बैचेस अलग अलग ले रहे हैं ना बच्चे, वो सब इसके साथ आ जाएंगे। 3 दिन के लिए रहेगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। मैक्सिमम बच्चों की ये हालत होती है कि वो जागते बहुत लेट हैं। कल परसों भी नीचे एक लेडी आई हुई थी, हमारी पुरानी स्टूडेंट थी, वो उसको पता ही नहीं चला 17 तारीख का, उसने 2 बैचेस अलग अलग लिए, तब तक ये स्कीम की भी बात नहीं हुई थी। उसने HTET का लिया और CET का लिया। फिर उसको मैंने समझाया कि तुमने 500 रुपये इसमें दिए और 400 इसमें, तुमने 900 रुपये इस 2 बैचेस के लगा दिए, 3-3 महीने के बैचेस हैं। इससे कितना बढ़िया होता कि 1500 वाला बैच लेती पूरे साल। ये जो बैचेस चल रहे हैं ये सब तो मुफ्त मिलेंगे ना, ये पूरे साल लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी होती। फिर उसको फील हुआ तो, लेकिन कल तक ये ऑफर नहीं था ना 1500 वाला, मैंने तो उसको 17 वाली बात बताई थी। अब ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे फिर से आ रहा है ऑफर, और इससे जुड़ी जानकारी अभी फिलहाल नहीं है। कुछ लोग अभी रात में ही स्टार्ट हो जाएंगे, ऑफर कब दिखेगा, अभी नहीं दिखेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज ट्यूसडे है, इसका मतलब अभी 5-7 दिन हैं, ये ऑफर आएगा। तो जो लोग अब साल भर पढ़ना चाहते हो वो सीईटी बेशक ना लें। सीईटी उनके लिए बेस्ट है जिनका टारगेट सिर्फ दिसंबर तक का एग्जाम है, जिनका टारगेट है अगले साल तक की नौकरी तक हमें पढ़ना है, फिर वो 1500 वाले का वेट करें। कुछ लोगों को लगेगा कि हमारी तो क्लासेस निकल जाएंगी, हाँ 3-4 दिन की क्लासेस हो जाएंगी क्योंकि ये हरियाणा जीके वाला कल से स्टार्ट होगा, लेकिन ये रिकॉर्डेड में मिलेंगी बेटा। ठीक है, मैं आपको नंबर दे देती हूँ, इन नंबर पर इसके बारे में अभी कॉल मत करना। ये नंबर है 705 626 0000। एक नंबर है 98 1200 96 96। एक नंबर है 90 5300 6800।
इन नंबर पे एप्लीकेशन की जानकारी आप ले सकते हैं। फिर दोबारा बोल रही हूँ, इसके बारे में अभी फ़ोन मत करना, ये आने वाले मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की बात कर रही हूँ। आज मैं जब ये बात कर रही हूँ तो तारीख है 22 तारीख है ना, शायद आज 22 तारीख, और ये ऑफर आएगा मंडे को। क्या पड़ेगा एक बार डेट्स बताना मुझे, शायद 26-27 वगैरह कुछ पड़ेंगे। तो ये 3 दिन रहेगा, नहीं तो कुछ बच्चे ना इस बात को सुनेंगे नहीं और अब रात में ही फ़ोन कॉल शुरू कर देंगे। अगला 28, 29, 30, तो ये डेट भी मैं मेंशन कर दूं, ये 28, 29 और 30 तारीख के लिए ऑफर है। 28, 29, 30 अभी वाली जो आएंगी, आज हम ये बात 22 तारीख को कर रहे हैं, इसका मतलब 23, 24, 25, 26, 27 अभी 5 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो 5 दिन बाद ये मेगा ऑफर आएगा, दिवाली ऑफर है ये। इसमें आपको सीईटी वाले जो बच्चे हैं, सिर्फ सीईटी के, वो इसको ले लें, उनके 1000 रुपये बचते हैं। लेकिन जिसका टारगेट है कि भैया पूरे साल मुझे सारे बैचेस पढ़ने हैं, तो बेटा ये सारी चीज़ें इस 1500 में मुफ्त में मिल जाती हैं, ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत ना हो पूरे साल की, मान लीजिए आपकी बहुत बढ़िया तैयारी है कि भाई मुझे तो सिर्फ ये 1.5 महीने 2 महीने करना है, तो ठीक है, सीईटी बेस्ट है। फिर सबने अपने अपने हिसाब से अलग अलग बैचेस खुद से चूज़ करने हैं। ठीक है, वैसे मैं यूट्यूब पर भी डेली क्लास लूँगी, आधा घंटा में डेली कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पेपर में कहीं भी मिल जाएगा, वो आपको दिल्ली के एग्जाम में, हरियाणा के एग्जाम में, यूपी के एग्जाम में, एसएससी में, एमटीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, या किसी भी टीचिंग के एग्जाम में, हर जगह मिलेगा। वैसे क्वेश्चन ज़रूर कराती रहूँगी, आधा घंटा डेली का मैं फिक्स रखूँगी कि मंडे टू फ्राइडे, ताकि बहुत सारे बच्चे जो बिल्कुल ही क्या करें, बहुत ही गरीब हैं, उन तक भी कुछ चीज़ें पहुँच जाएँ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ओल्ड स्टूडेंट की सेंटर फीस, बेटा सेंटर फीस पर भी ना एक बार डिस्कशन करेंगे परिमल सर के साथ। बहुत सारे बच्चों का यही आ रहा है कि जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, जो अब जैसे जिन लोगों का नंबर नहीं आ पाया, तैयारी बहुत तगड़ी थी लेकिन 1 नंबर कम रह गया, 1.5 कम रह गया, 2, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी तो हैं, वो चाह रहे हैं कि अब क्या करें, क्योंकि पढ़ाई छोड़े तो हो गया 1-1.5 साल, फ्री होके बैठे थे कि हो जाएगा, बहुत बढ़िया गया हुआ है। लेकिन बेटा ये बाय चांस की बात है, जब तक नौकरी बिल्कुल ये ना हो कि मेरा नंबर आ गया, मेरी ज्वाइनिंग आ गई, तब तक ये मानना नहीं चाहिए कि मेरा हो गया। लास्ट मोमेंट पे क्या पता कहाँ पॉइंट पे अटक जाए। तो जो वो पॉइंट वाले अटके हुए हैं ना, उनको कुछ नहीं करना, उनके लिए सबसे बेस्ट है, अगर आप ब्रांच के आसपास हैं तो उनके लिए सबसे बढ़िया ये वाला बैच है। 9 to 4 सेंटर आए, 9 से 4 तक, क्योंकि रिवीजन चल रहा है बेटा, इसमें ABCD नहीं पढ़ा रहे, इसमें स्पीड से अपनी सारी बातें, टीचर खड़े होकर अपना टॉपिक पूरा करता है, बच्चे सारी चीज़ें दिमाग में रिवाइज की, हाँ, और फिर 4 से 7 का मन करे अपना, मैं तो ये कहती हूँ लंच तो हर किसी को लाना ही लाना है, लंच और उसके बाद 2 रोटी अपनी एक्स्ट्रा बांध लाए, जब ब्रेक हुआ 4 बजे का, आधे घंटे खाया पिया, थोड़ा म्यूजिक सुना, फिर 4:30 से 6:30 तक बैठ के पढ़े। घर गए तो सेल्फ स्टडी करके हम घर गए, हमने क्लास की पढ़ाई भी कर ली, सेल्फ स्टडी भी कर ली, अपने आप ही ना पास हो जाओगे। दिक्कत वो है कि सोचेंगे सेल्फ स्टडी की, करेंगे है ही नहीं, कि घर पे पड़े पड़े अपना सोते रहेंगे, कभी सोचेंगे कल पढ़ लेंगे, आज पढ़ लेंगे। एक शेड्यूल होता है बेटा, जब तुम क्लास में बैठते हो ना, तो वो सारा ऐसे लेट के पढ़ना, बैठ के अजीब से पढ़ना, वो नहीं होता। क्लास में अटेंटिव बैठ के पढ़ना होता है, किताब बार बार पढ़नी होती है, टीचर सामने बोलता है, फोकस रखना होता है, सारी क्लास अटेंटिव रहती है, तो अपने आप पढ़ने का मन करता है। तो ज़्यादा बेस्ट है ये वाला कि 9 से 4 का बैच। और हमने जब जब स्पेशल बैच बनाए हैं ना, ईश्वर की बड़ी दया रही, तब तब बैच के बैच लगे हैं, जो बच्चे टिकेंगे। अब कुछ बच्चे तो ऐसे ना भाई नहीं उनके बस की है, तो उनका तो कुछ कर नहीं सकते, पर जब जब हमने इस तरह के बैचेस बनाए तो बैचेस के बैचेस लग गए। खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि जो मेहनत करते हैं बच्चे, जब वो लग जाते हैं, बहुत अच्छा फील होता है तब। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। क्लास सबकी होंगी बेटा, जितने टीचर्स हैं ना सबकी क्लासेस होंगी। अभी जो बैचेस चल रहे हैं ना मेरे, जैसे अब मैं अपना एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, तो वो भी एज इट इज चलता रहेगा, बैचेस सब चलते रहेंगे। चलो आज इतनी बातचीत करते हैं, फिर यही कहूँगी पढ़ते रहो बेटा। अब हरियाणा के बच्चों के लिए तो बिल्कुल एक होता है ना कि आर या पार, नौकरी चाहिए तो मेहनत करो। 25,000 लोग जो लग गए, वो इमेजिन करो, हरियाणा में तो टोटल गांव भी 25,000 नहीं है, गांव ही टोटल यहाँ 8,000 के आसपास हैं। एक एक गाँव से एवरेज कई कई बच्चों का हो गया, कई गाँव तो ऐसे हैं जहाँ 10, 15, 20, वो एक 55 गाँव वाला, 55 बच्चों वाला भी गाँव है। तो हरियाणा के बच्चों को सच में नौकरियाँ मिल गई, और तुम्हारे आसपास से ही मिल गई। कोई ग्राम सचिव लग गया, कोई पटवारी लग गया, कोई क्लर्क लग गया, कोई पुलिस में लग गया, किसी का जेई में हो गया, किसी का टैक्सेशन डिपार्टमेंट में। तो कितना खुशी के, एक देखा जाए तो कितनी पॉजिटिव वाइब्स आ गई ना चारों तरफ। या तो हर जगह से नेगेटिविटी थी, या अब हर जगह से पॉजिटिविटी। जब नौकरियां लगते हैं ना बेटा, तो सोचो क्राइम कम होता है,
जब नौकरी लगते हैं तो ड्रग्स की तरफ कम लोग जाते हैं। जितनी नौकरी के लिए पढ़ेंगे ना, उनका दिमाग भरेगा। और जो खाली बैठे हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। जब कुछ भी नहीं हो रहा तो यंग क्राउड गंदी गंदी फालतू की रील्स देखेगा, अपना दिमाग खराब करेगा, क्राइम की तरफ जाएगा, गलत चीज़ों की तरफ, नशा पकड़ेगा। और जब फोकस है कि नहीं यार, आ गई नौकरी भाई, अब पुलिस में लगने का मौका आ गया, तो वो लड़के सुबह उठ के प्रैक्टिस भी करेंगे, अच्छी डाइट भी लेंगे, योगा भी करेंगे, भाग दौड़ भी करेंगे, लड़कियां भी, और फिर खूब बढ़िया जम के पढ़ेंगे। तो जब इतनी मेहनत करोगे तो फिर कैसे ड्रग्स और इसकी तरफ जाओगे? क्यों तुम्हारा मन गंदी घटिया रील्स देखने का करेगा? तुम्हारा मन अपने आप, एक होता है ना भाई सचेतन अवस्था कि नहीं मेरे सामने टारगेट है, एकाग्रचित होकर पढ़ने का करेगा। तो 9 से 4 का बैच बेस्ट है। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। फ्रेशर्स ऑफलाइन फी, बेटा ऑफलाइन फी के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे और कल की क्लास में बताऊंगी मैं कि ऑफलाइन के लिए हम क्या सोच रहे हैं, जो स्पेशल सिर्फ 2.5 महीने के लिए पढ़ना चाहते हैं। चलिए, गुड नाइट।